तो नमस्कार आप सभी को। आइए समझते हैं ये जो आज पूरे विश्व पटल में ये जो मामला छाया हुआ है जेनजी प्रोटेस्ट का, आखिर क्या है जेनजी, क्या है मामला नेपाल में हुए इस तबाही वाले प्रोटेस्ट का, आंदोलन का, जिसके कारण पूरा नेपाल आज जल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं और नेपाल से कहीं बाहर वो जा चुके हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे नेताओं के घरों में आग लगा दिया गया, तो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई। तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि क्या हालत है आज नेपाल की। ये बहुत लोगों के मन में भी ये प्रश्न चल रहा है कि जेनजी 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 क्या है भाई, जेनजी का ये पूरा मामला, ये जेनजी है क्या। कुछ लोग जो है इस जेनजी को आज का संगठन बता दे रहे हैं। ये जेनजी जो है एक संगठन है, इसको लोग एक संगठन का नाम दे दे रहे हैं, तो कोई कुछ तो कोई कुछ दे दे रहा है। तो आइए हम आपको समझाते हैं ये जेनजी है क्या। वास्तव में ये जो जेन शब्द है इसका मतलब होता है जनरेशन, और जनरेशन जेड क्या है, पूरी बात को आप ध्यान से समझना। देखिए अलग अलग जनरेशन्स हैं, अलग अलग पीढ़ियां हैं। जैसे कि पहला था लॉस्ट जनरेशन, जिनका भी जन्म 1883 से लेके 1900 के बीच में लगभग हुआ था, उनको लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। और ये पहली विश्व युद्ध की पीढ़ी है, बड़ा कठिन जीवन होता था और इनके जीवन में बड़ा संघर्ष होता था। एक एक चीजों को समझते जाइएगा। एक होता था ग्रेटेस्ट जनरेशन, ये 1901 से लेकर के 1927 के बीच में जिनका जन्म हुआ लगभग, उनका है ये दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए बहुत ही अनुशासित और मेहनती लोग थे जिनका जन्म इसमें हुआ। तीसरा आया साइलेंट जनरेशन। साइलेंट जनरेशन चला 1928 से लेकर 1945 तक। इसमें पुराने परंपरागत सोच, रेडियो टीवी की शुरुआती जमाने में ये बड़े हुए लोग हैं। उसके बाद आता है बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स जो है 46 से 64 के बीच में जिनका जन्म हुआ। युद्ध के बाद जन्म दर में उछाल आया, करियर और परिवार को इन्होंने प्राथमिकता दी। इसके बाद आया जनरेशन एक्स, और यहां से अब आपकी बातें शुरू हो जाती है। जनरेशन एक्स आया जो 1965 से लेकर के 1980 के बीच में जिनका जन्म हुआ था। इस समय टीवी, रेडियो, शुरुआती कंप्यूटर के साथ ये पले बढ़े थे, ये वक्त था। इसके बाद आता है जनरेशन वाई, जिसको मिलेनियल्स भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1981 से लेकर के 96 के बीच के लगभग समय में। इस समय इंटरनेट, मोबाइल को अपनाने वाली पीढ़ी, ये वो पीढ़ी है जिस समय इंटरनेट और मोबाइल फोन आया हुआ था। इसके बाद आता है जनरेशन जेड, जिसको लेकर के पूरा का पूरा हंगामा मचा है। जनरेशन जेड क्या है, तो 97 से लेकर के 2012 के आसपास जिनका जन्म हुआ है, यानी कि जो सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया में पली बड़ी है। यानी कि जो सोशल मीडिया के साथ, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप अभी देख रहे हैं, उनके साथ जो आगे पली बड़ी पीढ़ी है उसको हम जनरेशन जेड कह रहे हैं। और जनरेशन अल्फा 2013 से लेकर 25 तक अभी चल रहा है, जो एआई, स्मार्ट डिवाइस, डिजिटल लर्निंग के साथ पैदा हुए हैं, वो जिनका 2013 से 25 में जन्म हुआ है। आगे आएगा जनरेशन बीटा, जो कि 25 से 39 में आएगा। पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी में ये पले बढ़ेंगे ये आने वाले समय में। तो जनरेशन जेड है वो जनरेशन है, इसको आप आसान भाषा में समझ लीजिए, आसान भाषा में बिल्कुल आप समझ लीजिए और जान जाएंगे। पुरानी पीढ़ी लॉस्ट, ग्रेटेस्ट और साइलेंट और बूमर्स थी, जो युद्ध और संघर्ष का इनके साथ जीवन में समय रहा। जो एक्स थे वो टीवी और शुरुआती कंप्यूटर के साथ पले बढ़े। जो वाई थे इंटरनेट और मोबाइल का जो दौर आया था। जेड वो लोग हैं जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का आज जो जमाना है, ये वाले लोग हैं। अल्फा एआई और स्मार्ट डिवाइस के आज जो बच्चे हैं, और बीटा आने वाली नई डिजिटल पीढ़ी है। तो ये पूरा जनरेशन नाम दिया गया है ना, डेवलपमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ में। अब इसको आप संगठन ना कहें, ये जनरेशन की बात है। ये वो जनरेशन है जिससे पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हुआ है सोशल मीडिया के साथ। जो जनरेशन आगे पली बढ़ी है, ये उनकी बात है। तो मुझे लगता है कि जनरेशन वाली बात अब आपके मन में बैठ गया होगा। इससे तमाम रिसर्च आप भी जा सकते हैं, गूगल पे, विकिपीडिया पढ़ सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस है जहां से आप जनरेशन जेड की जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो नेपाल में जो हुआ या अभी जो चल रहा है, इसके पीछे का, तो हम सबसे पहले बात करेंगे
तत्कालीन जो इसका तत्कालीन कारण है वो क्या था जिसके कारण ये पूरा का पूरा तबाही शुरू हो गया। जो इसका इमीडिएट कॉज था, इमीडिएट रीजंस था, वो क्या था कि एक खबर आती है आज से 3-4 रोज पहले कि नेपाल में जितने भी सोशल मीडिया चल रहे हैं, खास करके ये सारे एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर यानी कि एक्स है, टेलीग्राम है, टिकटॉक तो चल रहा था शायद, जो इंस्टाग्राम है, ये सारे बंद कर दिए गए। ये सारे बंद कर दिए गए और इसी के प्रोटेस्ट में और इसी के विरोध में ये सारे लोग चले गए। जो भी जनरेशन जैज मूवमेंट चलाया गया नेपाल में, आप देख रहे हैं इन मोहतरमा का, सोशल मीडिया को लेकर के कि इस पर बैन क्यों किया गया, जिसके कारण में आंदोलन शुरू हुआ। और इस आंदोलन की आड़ में न जाने कितना बड़ा षड्यंत्र पहले से चल रहा होगा, जिसके कारण आज नेपाल की पूरी स्थिति जो है ना बिगड़ चुकी है और नेपाल जल रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर संसद भवन हो, सबको आग के हवाले किया जा रहा है। प्रधानमंत्री निवास से लेकर के सबके निवास को, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, जबकि उन्होंने आनन फानन में ये कह दिया कि सोशल मीडिया को चालू किया जाएगा। तो अब यहाँ पे सोचने वाली प्यारे साथियों बात है कि क्या सोशल मीडिया को चालू कराने को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गोलियों से मार दिया गया? क्या थी इसके पीछे की साजिश? तो मैंने भी बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स देखे, वहां से बहुत सारे लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी पुख्ता कोई सबूत आया नहीं है, लेकिन हमने देखा ये जो यहाँ पे ये जो दल जो चल रहा है, ये जो दल चल रहा है, ये हामी नेपाली करके कोई संगठन है, जैसा कि मैंने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में देखा। संगठन है जिस संगठन का जो भी लीडर है उसके द्वारा ये प्रोटेस्ट को शुरू किया गया था। चूंकि आंदोलन एकाएक सारे लोग तो नहीं आ जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ना कोई ऐसा संगठन होगा जिसने इस आंदोलन को लीड किया होगा। और अब पीछे ये मैंने देखा कि आखिर वो जो संगठन है उसको फंडिंग कहाँ से होती है, तो फंडिंग के रूप में बहुत सारे ब्रांड्स के नाम आए, जो ब्रांड का लिंक अमेरिका से लग रहा है। अब जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं, उनके मुताबिक जो है उनका अनुमान ये है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी ओली थे, उनका संपर्क चाइना से ज्यादा बढ़ गया था और अमेरिका जो है स्वयं पूंजीवाद है। और अब हाल ही के दिनों में जो भी उथल पुथल मच रही है, इससे अमेरिका थोड़ा परेशान था और हो सकता है कि इसकी धराई के पीछे अमेरिका का कारण हो। और फिर यहाँ देखना है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या फिर यही युद्ध विराम या इस आंदोलन को रोक करके नोबेल पुरस्कार की रेस में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत सारी अटकनें लगाई जा रही है, लेकिन अगर शायद यहाँ पर मैंने एक पोस्टर पढ़ा जिसमें लिखा था मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, करप्शन एंड नेपोटिज्म, ये जेनजी अगेंस्ट करप्शन एंड नेपोटिज्म, ये एक अलग मामला आ गया। फिर मैंने यहाँ विश्लेषण देखा कि नेपाल के बहुत सारे बड़े बड़े घराने के जो लोग थे, जो लड़के लड़कियां थे, उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल, महंगी लाइफ स्टाइल टिकटॉक के माध्यम से वो लोग दिखा रहे थे, जिससे लोगों को ये भी मन में बैठना शुरू हो गया कि हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा लेकर के सब सारा ये लोग एंजॉय कर रहा है। तो ये भी देखने को यहाँ पे मिला। ये पोस्टर बहुत कुछ बयान कर रहा है। हालांकि अब यहाँ पे देखना होगा आने वाले समय में कि एक्चुअल रीजन क्या निकल के आ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सच में लगता है कि सोशल मीडिया ही इसका मेन कारण था? तत्कालीन कारण तो यही है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। ऐसी हालत अनेक देशों में, बांग्लादेश में हो गई, श्रीलंका में हो गई, अब नेपाल में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम भारत के लोग बड़े धन्य हैं, बड़े मजबूत हैं कि कम से कम अपने यहाँ ये सब तो लुच्चा लफंगा वाला काम तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि हम सब भारतवासी इतने समझदार जरूर हैं कि, और हमारे यहाँ के लीडर्स भी इतने समझदार जरूर हैं कि इस तरीके का डिसीजन अपने यहाँ तो कभी लिया नहीं जाएगा। अगर बैन करने की बात होती भी है तो एक तरीका है, सिस्टम है कि ये एप्लीकेशन बैन करेंगे तो उसके बदले में अपना मेड इन इंडिया या फिर कोई और एप्लीकेशन होगा जिसको हम जारी कर लेंगे, या फिर पुख्ता कारण बताया जाएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। खैर, भारत तो बहुत बड़ा देश और कहां नेपाल इतना छोटा सा देश, कहां इसकी इकोनॉमी कहां उसकी इकोनॉमी, तुलना करना तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता, अगर सोशल मीडिया को रन कराने के लिए प्रोटेस्ट था
तो अनाउंसमेंट हो गया, फिर क्यों नेपाल जल रहा है? आपके लोगों को जिसने हत्या किया पीएम, अगर आप उसको हत्यारा मान रहे हैं, वो देश छोड़ के चला गया, उसने प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया, फिर क्यों नेपाल जल रहा है? चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को भी वहां के आंदोलनकारियों ने नहीं बख्शा, आखिर क्यों? बहुत सारे सवालों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और आप कमेंट करके बताना कि आज के समय में सोशल मीडिया जो है कितनी हानिकारक है। और आप सभी से जाते जाते एक अनुरोध है कि कृपया करके अपने घर में जो बच्चे हैं, जो जेनजी जनरेशन के हैं या फिर आने वाले जो जनरेशन वाले, जो ये 13 के बाद वाले जो बच्चे हैं, उनको कृपया करके सही चीजों की लत लगाइए। नहीं तो यदि वो भी सोशल मीडिया में लिप्त हो गए, उसके गुलाम हो गए, तो आने वाले भविष्य में इससे भी भयानक मंजर देखा जा सकता है। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूं और आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं आपको ऐसी जानकारी कैसी लगी और आप किस जनरेशन के हैं और आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है इतने बड़े प्रोटेस्ट का। जय हिंद।